So we will start with new chapter. We will start with new chapter, and that is chapter number 6, mechanical properties of solids. So we have to start with new chapter, which is mechanical properties of solids. So before we start with mechanical properties of solids, we need to go in details of, हमको ये देखना है कि how atoms और molecules are arranged inside a solid. तो basic से start करेंगे, and you know there are 3 states of matter. Actually there are 5 states of matter: solids, liquids, gases, plasma and Bose-Einstein. लेकिन रूम टेम्परेचर पे, मतलब अंडर नॉर्मल कंडीशंस, you have 3 states of matter: solids, liquids and gases. Plasma exists only at very high temperature, just like inside the interior of star. हमारा सन जो है उसके अंदर भी plasma state exist करता है because it exists at very high temperature. फिर Bose-Einstein is something which is higher level, तो उसको छोड़ देंगे. तो when I say 3 states of matter, मैं ऐसा बोल रहा हूँ under normal conditions, like at room temperature there are 3 states of matter. और तीनों स्टेट्स, सॉलिड्स, लिक्विड्स या गैसेस, इसके प्रॉपर्टीज अगर आपको स्टडी करने हैं, बिकॉज ईच ऑफ दिस स्टेट विल बिहेव इन अ डिफरेंट वे, और वो डिपेंड करता है कि इनके अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स है उसका अरेंजमेंट क्या है. तो वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल सी इन डिटेल कि सॉलिड्स में, लिक्विड्स में और गैसेस में एटम्स या मॉलिक्यूल्स हाउ दे आर अरेंज्ड, क्योंकि उनका अरेंजमेंट डिसाइड करेगा कि प्रॉपर्टी क्या है. ओके, so first of all, matter, as you know, is divided into 3 categories. Again, I am saying, when I say 3, it is at room temperature. So there are 3 states of matter: solids, liquids and gases. So matter, solids, liquids and gases. तो आपने स्कूल लेवल तक पढ़ा होगा कि सॉलिड्स में क्या होता है. सॉलिड्स में क्या होता है? बेसिकली सॉलिड्स में, इनसाइड सॉलिड यू हैव एटम्स और मॉलिक्यूल्स. व्हाई आई एम सेइंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स? बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर मैं आयरन का रॉड लेता हूँ, मारने के भी काम में आता है वो आयरन का रॉड, क्योंकि आयरन का रॉड इज वेरी स्टर्डी, स्ट्रेंथ अच्छा होता है, राइट? तो इफ आई टेक आयरन रॉड, तो यू शुड नो कि इनसाइड आयरन रॉड यू हैव ऑल द atoms of, look at this word, atoms of iron. तो इसमें you have atoms of iron which are periodically arranged, which are well arranged. What do you mean by well arranged? अगर आप देखोगे यहाँ पे किसी भी 2 सक्सेसिव, एक के बाद दूसरा, किसी भी 2 सक्सेसिव एटम्स में डिस्टेंस होता है सेम. सो इफ दिस डिस्टेंस इज d, तो ये डिस्टेंस भी होगा d और ये डिस्टेंस भी होगा d. So inside a solid you may have atoms और molecules. क्यों? क्योंकि मैंने जैसे बताया ये आयन का रॉड है. अगर ये आयन का रॉड है तो इसमें सारे के सारे एटम्स होंगे आयन के. जरूरी नहीं है कि हमेशा आप एटम्स की बात करोगे, मे बी मॉलिक्यूल्स, मे बी सम सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट? तो हम इन जनरल एटम्स या मॉलिक्यूल्स को इन जनरल हम बोलते हैं पार्टिकल्स या फिर कंस्टिट्यूएंट. ओके, तो अगर मैंने बोला कि पार्टिकल मतलब एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा, अगर मैंने बोला कंस्टिट्यूएंट, तो इसका मतलब कंस्टिट्यूएंट मतलब इधर इट विल बी एटम और मॉलिक्यूल. तो डू नॉट गेट कंफ्यूज, इट इज जनरल वर्ड दैट इज यूज्ड, क्योंकि हमको ये नहीं पता कि ये जो सब्सटेंस है ये प्योरली एटम का है या फिर ये मॉलिक्यूल का बना हुआ है. फॉर एग्जाम्पल वाटर दैट यू ड्रिंक, दैट सब्सटेंस लिक्विड इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स. कौन सा मॉलिक्यूल? H2O, राइट? तो इन जनरल जब हम जनरल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हम बोलते हैं पार्टिकल या फिर हम बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट, बिकॉज इट इज ईदर एटम और मॉलिक्यूल. तो नंबर 1, पहला स्टेट ऑफ मैटर इज सॉलिड. सॉलिड का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है कि इसमें जो पार्टिकल्स है दे आर वेल अरेंज्ड, पीरियोडिक अरेंजमेंट है. हर बार इक्वल डिस्टेंस के बाद आपको एक एटम दिखेगा, राइट? और कंसेक्यूटिव कितने, जितने भी एटम्स होंगे उन सबका डिस्टेंस होगा फिक्स. सिर्फ फिक्स नहीं, इवन स्मॉल डिस्टेंस. इट इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस. और ये वेरी स्मॉल डिस्टेंस होने से क्या होता है,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर। और क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल एंड पार्टिकल, अगर एटम हुआ तो एटम एंड एटम, इसको बोलते हैं इंटर एटॉमिक फोर्सेस। इंटर एटॉमिक, दो एटम के बीच का फोर्स। अगर मॉलिक्यूलर हुआ तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो बिकॉज दिस पार्टिकल्स आर सो क्लोज, तो इसमें फोर्स भी बहुत ज्यादा होता है। अब फोर्स ज्यादा होता है, इसके लिए सॉलिड्स को होता है डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट साइज। तो अभी तक आपने यही सीखा होगा कि सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट साइज। व्हाई? बिकॉज ऑफ अरेंजमेंट। इट इज because the atoms or molecules inside a solid, they are very close to each other, और वहां पे एक ऑर्डरली पैटर्न है, प्रॉपर ऑर्डर है यहाँ पे, राइट। देन मूविंग टूवर्ड्स लिक्विड्स। अब लिक्विड में व्हाट हैपेंस इन लिक्विड? लिक्विड में फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेल ऑर्डर्ड पैटर्न नहीं है, देयर इज नो पीरियोडिक अरेंजमेंट। ऊपर से इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, एटम टू एटम या मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल डिस्टेंस भी ज्यादा होता है यहाँ पे। सो बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पे नंबर वन, एक तो प्रॉपर ऑर्डर नहीं है, नंबर टू डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो फोर्स हो गया कम, फोर्स कम हो गया। दैट इज व्हाई लिक्विड्स हैव डेफिनाइट साइज, मतलब वॉल्यूम। जैसे एक मेरे पास एक पानी का बॉटल है, डेफिनेटली इफ इट इज कंप्लीटली फिल्ड, इट कंटेन्स 1 लीटर ऑफ वाटर, राइट, डेफिनेट वॉल्यूम। और मैंने इसी पानी के बॉटल से पानी निकाल के दूसरे एक मग में डाल दिया, लेट्स से, तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा, लेकिन शेप विल नाउ बी द शेप ऑफ दैट मग। तो इसका मतलब लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप बट दे हैव डेफिनाइट वॉल्यूम बिकॉज ऑफ डिस्टेंस। सो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है ये ज्यादा होने की वजह से दे डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप बट दे हैव डेफिनाइट वॉल्यूम। व्हाट अबाउट गैसेस? Gases में what happens is, in case of gases, the distance between molecule to molecule is so large कि इनमें आप बोल सकते हो, you can say intermolecular या interatomic forces almost नहीं है, मतलब negligible है। और ये हम 12th में देखेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। उसका assumption ही है, चैप्टर ही वहां से स्टार्ट होता है, that molecules of a gas they do not interact। और आपको पता है जब इंटरेक्शन नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज प्योरली बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन। सो दैट थिंग्स वी विल सी इन 12th, वो अभी नहीं। तो अब नाउ यू वांट टू स्टडी मतलब आपको देखना है कि इसके प्रॉपर्टीज क्या है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, आप तीनों स्टेट्स का क्या क्या कर सकते हो। गैस के साथ आप क्या कर सकते हो? यू कैन चेंज प्रेशर, यू कैन चेंज वॉल्यूम, यू कैन चेंज टेम्परेचर। तो आप ऐसा कर सकते हो कि यू कैन टेक अ बॉक्स, आपने एक बॉक्स लिया, इस बॉक्स में आपने गैस को एनक्लोज कर दिया, मतलब बंद कर दिया, और ऊपर से एक पिस्टन है, पिस्टन मतलब जिसको आप मूव कर सकते हो, यू कैन मूव इट अप और डाउन, राइट। तो यू कैन मूव इट अप एंड डाउन। तो अगर आपको गैसेस का प्रॉपर्टीज का स्टडी करना है तो आपके पास 3 से 4 वेरिएबल होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और एक होता है एंट्रोपी। वो केमिस्ट्री में पढ़ोगे, फिजिक्स में उसको मेंशन नहीं किया गया है, तो वी विल नॉट टॉक अबाउट इट। अब ऐसा है कि व्हाट यू डू इज, आप सबसे पहले तीनों में से एक को फिक्स करते हो। अगर मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, फिर हम वॉल्यूम चेंज करते हैं और हम चेक करते हैं प्रेशर में कितना चेंज आया, एंड यू विल फाइंड pressure is inversely proportional to volume at constant temperature। इसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ। Then what you do is, फिर आप वॉल्यूम को फिक्स करते हो, फिर आप प्रेशर चेंज करते हो या टेम्परेचर चेंज करते हो, प्रेशर मेजर करते हो, यू फाइंड प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इज इट चार्ल्स लॉ और गिलुजैक्स लॉ? Is it Charles law और Gay-Lussac's law? Gay-Lussac's law, ठीक है। Verify for yourself, चेक करो एक बार। एंड थर्ड केस में आप क्या करते हो, आप प्रेशर को फिक्स करते हो, आप वॉल्यूम चेंज करोगे एंड यू विल चेक व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर, राइट। तो यू विल गेट वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दिस इज चार्ल्स लॉ, ओके, गुड। तो अगर आपको एक गैस का स्टडी करना है तो आपके पास 3 पैरामीटर्स है।
प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। गुड। देन अगर आपको लिक्विड का स्टडी करना है, लिक्विड के प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है, तो यू हैव मेनी डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज अब लिक्विड्स में एक चीज और है कि लिक्विड रेस्ट पे है या लिक्विड मूविंग है, ये देखना पड़ेगा, राइट। तो उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज यू कैन स्टडी, दैट इज पार्ट ऑफ 12th। तो गैसेस भी पार्ट ऑफ 12th, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जाएगा। लिक्विड्स के लिए एक स्पेसिफिक चैप्टर है व्हिच इज कॉल्ड एज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, वो 12th में है। कमिंग टू सॉलिड्स, क्योंकि एज यू सी इस चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए? सॉलिड। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देना पड़ता है सो दैट यू हैव इमेजिनेशन की सॉलिड्स में क्या होगा, कौन से टाइप के प्रॉपर्टीज आप पढ़ सकते हो, क्या क्या कर सकते हैं, सो वी विल सी दैट। ओके, नाउ इफ यू वांट टू स्टडी सॉलिड्स इन डिटेल, एक टाइप का प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी देखा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। अगर मुझे सॉलिड्स का स्टडी करना है तो क्या करेंगे? करंट पास करके देखेंगे। करंट पास हो गया तो बोलेंगे गुड कंडक्टर, नहीं हुआ तो बोलेंगे इंसुलेटर या फिर बैड कंडक्टर, कभी हुआ कभी नहीं हुआ तो सेमी कंडक्टर, राइट। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो यू कैन स्टडी सॉलिड्स अंडर टू डिफरेंट कंडीशंस। एक, करंट पास करके देखो, करंट पास हो गया तो गुड कंडक्टर, नहीं हुआ तो बैड कंडक्टर, कभी हुआ कभी नहीं हुआ तो सेमी कंडक्टर। दोज आर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, बिकॉज आप बात कर रहे थे वहां पे इलेक्ट्रिक करंट्स की, यहाँ पे नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या? मतलब आप फोर्स अप्लाई करोगे, यू विल अप्लाई फोर्स ऑन दिस सॉलिड, और फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या हुआ उसके साथ, दैट इज व्हाट वी विल बी स्टडीइंग अंडर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। बहुत कुछ हो सकता है, जैसे लेंथ चेंज हो सकता है। इफ आई टेक अ वायर, उसको मैंने ऊपर से बांध दिया, नीचे एक वेट लगा दिया, तो क्या होगा? उसका लेंथ बढ़ेगा, तो देयर कैन बी चेंज इन लेंथ। ओके, या फिर आपने एक रबर का बॉल लिया और आपने उसको स्विमिंग पूल में डाल दिया, तो यू नो वाटर एक्सर्ट्स प्रेशर, तो उस प्रेशर की वजह से उसका वॉल्यूम हो जाएगा कम, तो देयर कैन बी चेंज इन वॉल्यूम, राइट। ऐसा ही चेंज इन शेप भी हो सकता है। सो ऑल दिस विल कम अंडर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा इस चैप्टर में फोकस रहेगा सॉलिड्स पे, और उसमें भी स्पेसिफिकली हम सॉलिड्स पे फोर्स को अप्लाई करेंगे, एंड वी विल सी व्हाट इज हैपनिंग, राइट। सो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स मतलब हाउ सॉलिड्स आर बिहेविंग, सॉलिड्स का बिहेवियर क्या है अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर यहाँ तक? तो अगर आपको यहाँ तक पता है तो वी कैन नाउ स्टार्ट विथ, आई मीन ऑफ कोर्स ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था मैटर का, अब हमको देखना है इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो अब एज आई टोल्ड यू, सबसे पहले सबसे बेसिक चीज सॉलिड्स की, सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, राइट। और उनका अरेंजमेंट क्या है? दे आर प्लेस्ड इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड वे, मतलब बेसिकली पीरियोडिक अरेंजमेंट। तो पहले ये पता होना चाहिए आपको, सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ एटम्स or molecules which are periodically arranged, periodic arrangement मैंने बता दिया आपको, how does a periodic arrangement looks like? It looks something like this। तो इसी डायग्राम को हम नेक्स्ट पेज पे ले लेंगे। so this is how it is। so this is periodic arrangement of atoms or molecules inside a solid, right। so अब ये जो अरेंजमेंट है ये ऐसा होता है सच दैट हर एक एटम या हर एक मॉलिक्यूल, इन जनरल पार्टिकल, इस पे नेट फोर्स है 0। द अरेंजमेंट इज सच दैट ईच पार्टिकल और ईच कॉन्स्टिट्यूएंट, द नेट फोर्स ऑन ईच कॉन्स्टिट्यूएंट इज 0। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कौन? पार्टिकल। पार्टिकल मतलब कौन? एटम्स या मॉलिक्यूल्स, राइट। सो द अरेंजमेंट इज सच दैट the arrangement is such that
such that the net force मतलब resultant force, the net force on each constituent, मैं constituent क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि आपके बुक में लैंग्वेज लिखा होता है ऐसा constituent, otherwise it's okay, you can say each particle. Net force on each particle is 0. कभी भी नेट फोर्स हर एक पार्टिकल पे, हर एक एटम पे, हर एक मॉलिक्यूल पे 0 हो तो इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट. तो ये आदत डाल लो अब इक्विलिब्रियम ये वर्ड सुनने की बार बार. इक्विलिब्रियम मतलब व्हेन देयर इज नो फोर्स मतलब नेट फोर्स इज 0, राइट. फॉर एग्जांपल यू आर इन इक्विलिब्रियम नाउ एट दिस पॉइंट. व्हाई? बिकॉज एक्शन मतलब आपका वेट is downward which is balanced by normal reaction, so you are in a state of equilibrium, right? So this state is known as equilibrium state. This state is known as, अभी वहां पे नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट हो गया, ध्यान दो यहाँ पे. This state is known as equilibrium state. यहां तक तो सब पता ही था, बट इंटरेस्टिंग चीजें इसके बाद होती है. व्हाट हैपेंस अगर आपने इस सॉलिड पे फोर्स अप्लाई कर दिया. इफ यू अप्लाई फोर्स ऑन सॉलिड, व्हाट हैपेंस इज दिस वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. तो फॉर एग्जांपल इफ यू अप्लाई अ फोर्स, आप फोर्स अप्लाई करोगे मतलब ये बेसिकली अगर आपने एक स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाई कर दिया, राइट, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है जो सब्सटेंस को स्ट्रेच कर रहा है, कर रहा है मतलब क्या होगा इन दिस केस, ये जो पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टेंस था वो बढ़ जाएगा. नाउ द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स हैज इंक्रीज्ड, राइट. सो इफ एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, अब मैंने यहाँ पे स्ट्रेचिंग फोर्स लगाया है, आप इसका उल्टा भी कर सकते थे. यू कैन ऑल्सो टेक इट दिस वे, आप कंप्रेस भी कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो कंप्रेस. दोनों ही केस में ये जो फोर्स है ये एक्सटर्नल फोर्स है, और ये एक्सटर्नल फोर्स ने क्या किया, इस एक्सटर्नल फोर्स ने जो पीरियोडिक अरेंजमेंट था उसको चेंज कर दिया. मतलब क्या हुआ, ये जो पार्टिकल्स है वो डिस्प्लेस हो गए. डिस्प्लेस मतलब शिफ्ट हो गए, राइट. सो इफ an external force is applied to a solid, it displaces the constituents by a small amount. तो ये पता होना चाहिए. तो इस केस में हमने क्या किया है, इस केस में हमने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया which is a stretching force, और दूसरे केस में हमने फोर्स अप्लाई किया which is a compressing force, right. तो if an external force is applied to a solid, it displaces its constituents मतलब it displaces its particles, atoms, right. अब देखो there are two things. तो वही ऐड भी आती है, पता नहीं आपने देखा कि नहीं. मुझे बनाने की आदत थी, भैया को तोड़ने की आदत थी. There was some ad, there is someone who is making a house of cards, उसका भाई आता है वो तोड़ देता है, राइट. फिर वो बाद में बड़ा होकर बहुत बड़ा इंजीनियर बनता है और ब्रिज बनाता है. फिर वो बोलता है कि मुझे आदत थी बनाने की और भैया को तोड़ने की, राइट. हाँ, तो अब यहाँ पे यू सी ये जो फोर्स है ना, फोर्स, इसने क्या किया, इसने तोड़ने का काम किया, इसने शेप चेंज किया या लेंथ चेंज किया. तो इसका मतलब इसने डिफॉर्म किया, यू नो. ये एक्सटर्नल फोर्स ने क्या किया, एक अच्छे खासे वेल डिफाइंड सब्सटेंस का शेप चेंज कर दिया, या तो लेंथ चेंज कर दिया या फिर वॉल्यूम चेंज कर दिया. तो इसको हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन, राइट. सो व्हेनेवर देयर इज चेंज इन ईदर शेप or size, then it is said to be deformation, right. The substance or the solid is said to be deformed. तो कौन से फोर्स ने डिफॉर्मेशन किया, एक्सटर्नल फोर्स ने. तो एक्सटर्नल फोर्स को हम नया नाम दे देंगे डिफॉर्मिंग फोर्स, क्योंकि इसने डिफॉर्म किया, बनाया नहीं, तोड़ा मतलब शेप चेंज किया होगा,
या वॉल्यूम चेंज किया होगा या फिर लेंथ चेंज किया होगा, तो यू नीड टू नो दिस। तो अब हुआ क्या, सबसे पहले दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट मटेरियल का डिटेल समझना, व्हाट इज हैपनिंग। आपके पास एक रॉड था, ओके ठीक है, जैसा है वैसा है, क्या हो रहा होगा उसके अंदर, एटम्स आर वेल अरेंज्ड, राइट, और वेल अरेंज्ड है, देन हर एक एटम पे, हर एक पार्टिकल पे नेट फोर्स इज जीरो, इसको आपने बोला इक्विलिब्रियम स्टेट, नो रिजल्टेंट फोर्स। नाउ व्हाट यू डू इज, आप फोर्स अप्लाई करोगे, और फोर्स अप्लाई करने के दो तरीके हैं, या तो स्ट्रेचिंग फोर्स करो या तो कंप्रेसिंग फोर्स अप्लाई करो। इन ईदर केस क्या हुआ, एक्सटर्नल फोर्स है क्योंकि हमने एक्सटर्नली अप्लाई किया ना, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल, हमने अप्लाई किया बाहर से, तो एक्सटर्नल फोर्स है। सो इफ एन एक्सटर्नल force is applied to a solid, it displaces its constituent, मतलब displaces its particles, right? So when the particles of the solids are displaced, that is, there is change in shape or size, है ना, लेंथ चेंज होगा या तो शेप चेंज होगा, there is change in shape or size or both, या दोनों ही चेंज होंगे, then the solid is said to be deformed, the solid is said to be deformed, right, क्योंकि उसका शेप चेंज हो गया, डिफॉर्म हो गया वो, है ना, शेप बिगड़ गया, तो इट इज डिफॉर्मेशन, ओके। देन ये जो फोर्स है, कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, जिसने क्या किया, डिफॉर्मेशन किया, इसको क्या बोलेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स। सो दिस फोर्स which deforms a solid is known as deforming force, और क्योंकि ये फोर्स एक्सटर्नल भी है, तो समटाइम इट इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, है ना, तो ये एक्सटर्नली है, तो डोंट वरी। देन यहां तक क्लियर, पक्का। तो ये फोर्स कौन सा है, एक्सटर्नल है, राइट, मैं लिख देता हूं क्योंकि आगे काम में आएगा। दिस फोर्स इज आल्सो नोन एज external deforming force, now what happens is, हमने फोर्स लगा दिया, फोर्स ने एटम्स को या फिर मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस कर दिया, लेकिन जैसे ही एटम टू एटम या फिर मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल डिस्टेंस चेंज होता है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि वो अब इक्विलिब्रियम पोजीशन से शिफ्ट हो गए, इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब डिस्टेंस शुड बी डी, अगर आप स्ट्रेच करोगे तो डी से ज्यादा डिस्टेंस हो गया, कंप्रेस करोगे तो डी से कम हो गया। ये जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये भी थोड़े अजीब टाइप के होते हैं। व्हाट दे डू इज, अगर आप स्ट्रेच कर रहे हो तो फिर वो इंटरनली एक फोर्स डेवलप कर लेते हैं, एंड दे ट्राई टू पुल ईच अदर बैक, या फिर अगर आपने कंप्रेसिव फोर्स लगाया है तो दे रिपेल ईच अदर, राइट, मतलब वो बोल रहे हैं कि नहीं, हम जहां पे है वहां ठीक है, स्ट्रेच करोगे मतलब हमारा डिस्टेंस बढ़ाओगे तो वी विल ट्राई टू गो अगेन टू द सेम पोजीशन, कंप्रेस करोगे तो वी विल अगेन गो अवे फ्रॉम ईच अदर। मतलब ये जो इंटरनल फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं ना, इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्योंकि रिस्टोरिंग क्यों, क्योंकि ये जो इंटरनल फोर्स डेवलप हुआ वो क्या करेगा, वो ओरिजिनल शेप या साइज को रिस्टोर करेगा, वापस से मटेरियल को उसी शेप या साइज पे लेके जाएगा। तो सच फोर्सेस आर कॉल्ड एज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस। तो होता ऐसा है, when the particles are displaced, they produce or generate forces which try
which try to take back these particles to their original position, to their original positions, राइट। अब ये फोर्स क्या था, ये फोर्स इंटरनल था। किसका इंटरनल था? मटेरियल के अंदर था। सो इस फोर्स को क्या बोलोगे? इंटरनल फोर्स। और क्योंकि ये क्या कर रहा है? रिस्टोर कर रहा है, राइट, तो इसको बोलेंगे इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। वेरी गुड। सो दिस फोर्स which tries to regain original shape and size of a body is known as internal restoring force, right? Clear यहाँ तक? Good. So it is very important. That is why I always start with this situation, क्योंकि पहले आपको पता होना चाहिए कि exactly atoms और molecules arranged कैसे है। Solids में उनका arrangement क्या है, liquids में क्या है और gases में क्या है। क्योंकि मैंने अगर liquid पे external force लगा दिया तो फिर वो अपने shape पे वापस नहीं आने, right? तो अगर shape को regain होना है तो periodic arrangement होना चाहिए और atom to atom distance भी कम होना चाहिए। So that is why it is important for you to know this. So then you can start by explaining situation कि हमारे पास solids है जिसमें periodic arrangement है, net force हर एक atom पे 0 है और इस state को बोलते हो equilibrium state। फिर आप external force apply करते हो। external force ने क्या किया? atom to atom distance change कर दिया। अगर आपने एक stretching force लगाया है तो stretching force में atom और atom का distance बढ़ेगा। atom और atom का distance जब बढ़ेगा तो वहां पे एटम टू एटम में एक फोर्स जनरेट होगा और वो फोर्स क्या करेगा? वो फोर्स अट्रैक्ट करेगा वापस से, एंड दैट फोर्स विल ट्राई टू टेक द एटम्स बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, राइट। इसका उल्टा भी ट्रू है। इफ यू अप्लाई कंप्रेसिव फोर्स देन एटम गो नियरर, और फिर भी एक फोर्स जनरेट हो गया जिसने बोला नहीं, दैट्स इट, मिनिमम सेफ डिस्टेंस। ओके, तो नो, गो अवे। तो अगेन देयर आर इंटरनल फोर्सेस व्हिच आर बेसिकली pushing the atoms away from each other, और वापस से ये atoms को अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाएगा। तो ये जो फोर्स जनरेट हुआ वो इंटरनल था, हमने नहीं लगाया, इंटरनल था, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल। और ये क्या कर रहा है? ये ओरिजिनल शेप को या साइज को रिस्टोर कर रहा है, तो इसको बोल दिया हमने इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। क्लियर यहां तक? अब जैसे हम मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं ना, गुड कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स, राइट, उसमें तो इलेक्ट्रिक करंट पास किया था। यहाँ कौन सा करंट पास किया? नहीं किया। लेकिन यहाँ पे बेस्ड ऑन ये एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ, उसके बेसिस पे आप मटेरियल को क्लासिफाई कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डू आई हैव समथिंग टू शो यू? आई डोंट सी एनीथिंग, बट एनीवेज आई विल ट्राई टू फाइंड समथिंग मे बी। अब ये सॉलिड तो नहीं है, लेकिन समझ लेना ये पेपर है मेरे पास, इट्स नॉट अ सॉलिड ऑफ कोर्स। मैंने इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, राइट, करेक्ट। अब मैंने एक्सटर्नल फोर्स निकाल दिया, तो वापस से इसका ओरिजिनल शेप आएगा क्या? नहीं। तो ये जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करने के बाद भी वापस से ओरिजिनल शेप नहीं आया, इस प्रॉपर्टी को बोलते हो प्लास्टिसिटी। और जो मटेरियल ऐसे प्रॉपर्टीज शो करता है उसको बोलते हैं प्लास्टिक मटेरियल्स, राइट। और इसके लिए ही प्लास्टिक को प्लास्टिक बोला जाता है, उसका एक्चुअली नाम प्लास्टिक नहीं है। जो भी आप लाते हो ना, अभी हम बोलते हैं ये प्लास्टिक का बना हुआ है, इसका रियल नेम प्लास्टिक नहीं है, राइट। हाँ, इसका अलग अलग नाम होता है डिपेंडिंग ऑन इसमें मटेरियल कौन सा है, राइट। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द मटेरियल, राइट। तो जैसे थैली को आप पॉलीथीन बोलते हो, दैट इज एक्चुअली पॉलीइथिलीन, राइट। हाँ, तो डिपेंड करता है मटेरियल कौन सा। हम प्लास्टिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऐसा है, मैंने फोर्स लगाया, इवन आफ्टर आई रिमूव द फोर्स,
अब उसका शेप वापस से रिगेन नहीं होने वाला, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्लास्टिक, बिकॉज इट इज डिस्प्लेइंग शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी। अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। अब स्पेशली ऑन दिस साइड आपको पता होगा, आप जो रबर बैंड लगाते हो उसको आप इलास्टिक क्यों बोलते हो? बिकॉज इट शोज प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। इसका मतलब इफ यू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स एंड यू रिमूव इट, then the body regains its original shape। हाँ, ज्यादा खींचोगे तो प्रॉब्लम है। और वो क्या होता है, when you go on increasing external deforming force, तो एकदम से इलास्टिक टूट नहीं जाता, इट इज इन स्टेप्स। वो हम डिटेल में बाद में देखेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग यू नीड टू नो there are two properties, one is elasticity and one is plasticity। तो अब it is a good time for us to define what is elasticity। और याद रखना, एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इलास्टिसिटी में क्या होता है, क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, then that property is called as elasticity। so कैसे लिखोगे? the property of a body by virtue of which, जिसकी वजह से, in हिंदी जिसकी वजह से, okay, by virtue of which the body regains, अब यहाँ पे ऐसा बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है, regains its original shape and size। मैं बोलूंगा body regains its original dimensions। okay, the body regains its original dimensions। right? अब dimensions क्यों बोला है? maybe example if I take a string, रस्सी ले ली, नीचे उस पर वेट लगा दिया, तो क्या चेंज होगा? लेंथ चेंज होगा। ऑफ कोर्स एक रबर बॉल लिया, उसको मैंने स्विमिंग पूल में डाल दिया, तो क्या चेंज होगा? वॉल्यूम चेंज होगा, राइट? या फिर मैंने एक काम किया, मैंने एक क्यूब लिया है, लेट अस टेक अ क्यूब, उसको मैंने नीचे की सरफेस पे मैंने उसको चिपका दिया, इट इज स्टक, फिक्स है नीचे का सरफेस, और मैं ऊपर से फोर्स लगा रहा हूं, तो ऊपर से फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? इसका शेप चेंज होगा। तो या तो जो फोर्स है, द फोर्स कैन चेंज लेंथ, द फोर्स कैन चेंज वॉल्यूम, और द फोर्स कैन आल्सो चेंज शेप। तो डायमेंशंस बोलना मतलब तीनों ही कवर हो गए, तो बार बार मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ओ its original length, its original volume, its original shape। So dimension मतलब everything is covered। okay, so the property of a body by virtue of which the body regains its original dimensions after removal of external deforming forces, right? क्योंकि एक्सटर्नल इसलिए डिफॉर्मिंग और फोर्सेस, क्योंकि एक से ज्यादा फोर्सेस हो सकते हैं, राइट? सो द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल डायमेंशंस आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्सेस इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। अब जो बॉडीज इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी शो करेंगे उसको बोलेंगे इलास्टिक बॉडीज। द बॉडीज which show property of elasticity are known as elastic bodies। आपके डे टू डे लाइफ में there are so many elastic bodies, as I told you, rubber bands, right? And इंटरेस्टिंगली हम तो यहाँ रबर बैंड बोलते हैं कि रबर बैंड दो, बट जिस कंट्री में मैं था वहां पे रबर बैंड नाम की कोई चीज नहीं है। इलास्टिक, यू टू से इलास्टिक, गिव मी इलास्टिक, एंड आई वाज सो कंफ्यूज, इलास्टिक, व्हाट इलास्टिक, क्या मांग रहे हैं? तो एनीवेज,
तो वहां पे रबर बैंड नहीं बोलते, वहां पे इलास्टिक बोलते हैं। बाद में समझ में आया कि इलास्टिक मतलब एनीथिंग लाइक अ रबर बैंड विच कैन बी स्ट्रेच्ड, और वो फोर्स निकालने के बाद वापस से सेम उसका लेंथ डायमेंशन होने चाहिए, राइट। तो अब सिमिलरली यू कैन डिफाइन प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी इज आल्सो मोर और लेस सेम थिंग, सिर्फ इतना है। और बाय द वे देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स यू हैव ऑफ इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स। मैंने रबर बैंड तो एक बताया, लेकिन इरेजर्स, आप स्कूल में यूज करते थे, अभी भी करते होंगे होपफुली इरेजर्स। तो इरेजर्स को भी आप कंप्रेस करते हो, छोड़ देते हो, एंड दे गो बैक टू देयर ओरिजिनल शेप, राइट। तो देयर आर आल्सो इलास्टिक बॉडीज, राइट, एंड मेटल्स आर आल्सो इलास्टिक, है ना। स्टील का स्केल लेके आते हो, फिर उसके साथ बार बार आप खेलते रहते हो। इमेजिन वही पहले हमने ग्लास का लिया था जिसको फाइबर स्केल बोलते हो, उसको थोड़ा सा ऐसा किया, गया, दैट इज प्लास्टिक। ओके, तो अब प्लास्टिसिटी क्या है वो देख लेते हैं। तो सिमिलर लाइंस, एग्जैक्टली सेम। तो मैं काम करूंगा, बिकॉज आई एम लेजी, मैं ये पूरा का पूरा कॉपी करके सिर्फ वहां पे 2-3 वर्ड्स चेंज करने वाला हूं, एंड डन। The property of a body by virtue of which a body does not regain, okay, तो इसको बोल देंगे प्लास्टिसिटी, ठीक है। द प्रॉपर्टी, किसका प्रॉपर्टी? बॉडी का, ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ बॉडी, बाय वर्च्यू ऑफ विच, by virtue of which the body does not regain, the body does not regain its original dimensions after the removal of external deforming force is called as plasticity, is called as plasticity. The bodies which show property of plasticity are known as plastic bodies, are known as plastic bodies. तो क्या डिफिकल्ट है? नथिंग, सिर्फ 2 वर्ड एक्स्ट्रा यहाँ पे, डज नॉट, और जहां जहां इलास्टिक देखा वहां वहां प्लास्टिक, डन, गुड, फाइन, क्लियर यहाँ तक। नाउ अब ये तो रफ इंट्रोडक्शन था कि हाँ ऐसा ऐसा है, प्लास्टिसिटी होता है, इलास्टिसिटी होता है, सो ऑन सो फोर्थ। और रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ प्लास्टिक बॉडीज आर सो मेनी। अब ये चेयर को भी आप बोलते हो प्लास्टिक चेयर, एज आई टोल्ड यू, इसका केमिकल नेम कुछ और ही होगा, बट हम बोलते हैं प्लास्टिक चेयर, राइट। और टूट गया तो टूट गया, फिर नहीं बनता ये, राइट, गुड। तो देयर इज आल्सो नॉट गुड फॉर एनवायरमेंट, क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट, इट्स, आई मीन, पहली बात तो ये रीयूज नहीं होता। अगर करना है तो इसको मेल्ट करना पड़ेगा, जो पोल्यूशन करता है, राइट। सो दिस काइंड ऑफ मटेरियल इज नॉट वेरी गुड फॉर एनवायरमेंट। बट व्हेन आई से प्लास्टिक, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट दिस प्लास्टिक। जैसे मैंने बताया, आपके पास एक फाइबर का या फिर ग्लास का स्केल होगा, तो ग्लास इज ऑल्सो ब्रिटल, इट इज ऑल्सो प्लास्टिक इन नेचर। फोर्स अप्लाई किया, फोर्स रिमूव किया, तो इट विल नॉट गो बैक टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशंस, राइट, गुड। अब इफ यू वांट टू स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिक बॉडीज इन डिटेल, प्लास्टिक छोड़ दो। अब इस पूरे चैप्टर का फोकस होगा हमारा इलास्टिसिटी, मतलब हमको पूरे चैप्टर में इलास्टिक प्रॉपर्टीज का स्टडी करना है। तो इफ यू वांट टू स्टडी इलास्टिक properties of any body in detail, you need to know 2 basic things. उसको हम बोलते हैं stress and strain. तो you need to know stress and strain, right? So one by one we will define what is stress and what is strain. तो what is stress? देखो ऐसा है, coming back to this diagram, हमने जब एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया था तो एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ था। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एग्जैक्टली कौन से पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है? पूरी बॉडी पे हो रहा है, राइट। क्योंकि आप बोलोगे ऐसा कैसा, हाँ तो ऐसा ही, इट इज लाइक दैट, क्योंकि वो यहाँ भी होगा, वो यहाँ भी होगा, वो यहाँ भी होगा, राइट। तो ये जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है,
ये पूरे बॉडी पे है। हमें देखना है कि यूनिट एरिया, हाउ मच इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया पे कितना फोर्स है, कौन सा फोर्स? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, उसको आप बोलते हो स्ट्रेस। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी। एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल, और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रस्सी का, राइट? एक स्ट्रिंग ले लिया आपने, एक एंड ऊपर बांध दिया, टाई कर दिया, एक फ्री एंड है। सो व्हाट यू हैव इज, मैं यहाँ पे ड्रॉ ही कर देता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझेगा। तो व्हाट यू हैव इज, ऐसा सिचुएशन है, आपने स्ट्रिंग को एक एंड आपने टाई कर दिया, राइट, और दूसरे एंड पे आपने लगा दिया लोड। और जेई नीट, अब हम लोग बार बार लोड की बात कर रहे हैं इसमें, इफ यू रिमेंबर, आपने लगा दिया लोड, लोड मतलब वेट, और आपको पता है व्हाट इज वेट, mg। mg, मान लो ये इसका मास, मान लो एग्जांपल 10 किलोग्राम है, ओके, और g की वैल्यू मान लो 10 है, फाइन। तो ये जो mg है, ये 10 इंटू 10 100 न्यूटन हो गया। ये 100 न्यूटन किस पे लग रहा है? स्ट्रिंग पे। वेरी गुड। और ये लोड क्या करेगा? ये लेंथ बढ़ा देगा। मतलब अगर पहले लेंथ L था, तो अब मतलब ओरिजिनल लेंथ L था, तो डेफिनेटली आफ्टर अप्लाइंग लोड देयर विल बी न्यू लेंथ। तो डेफिनेटली लोड अप्लाई करने के बाद लेंथ थोड़ा सा तो इंक्रीज होने ही वाला है, राइट? वो बाद में देखेंगे हम लोग। बट द क्वेश्चन हियर इज, मैंने पूछा कि ये लोड किस पे लगा, आपने बोल दिया स्ट्रिंग पे, राइट? पूरे स्ट्रिंग पे लगा कि सिर्फ एक पार्ट पे लगा कि सिर्फ यूनिट एरिया पे लगा? तो इट इज ऑन कंप्लीट स्ट्रिंग। वेरी गुड। तो दिस लोड इज एक्टिंग ऑन कंप्लीट स्ट्रिंग, राइट? You want to see, you want to calculate how much is the force acting per unit area. यूनिट एरिया, क्यों यूनिट एरिया? आपको पता है, अगर आप जूम करके देखोगे, मैं वो जूम ऐप की बात नहीं कर रहा हूं जिससे आप लाइव कनेक्टेड हो, आई एम टॉकिंग अबाउट वायर को मैग्नीफाई करके देखना। तो इन दिस केस इफ यू सी देयर इज एन थिकनेस, मतलब एरिया है इसका। व्हेन यू लुक एट दिस वायर, वायर का थोड़ा तो थिकनेस होगा, मतलब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और वायर का क्रॉस सेक्शन होता है सर्कल। तो आपको ये देखना है कि ये जो mg है 100 न्यूटन, उसका कितना पार्ट इस एरिया पे लग रहा है। मतलब आप क्या करोगे, आप mg को पूरे एरिया से डिवाइड करोगे, पूरा एरिया ऑफ द वायर, दैट विल गिव यू व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, राइट? तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। इसको बोलते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को कैसे डिफाइन किया हमने स्ट्रेस को डिफाइन किया, इट इज द फोर्स। कौन सा फोर्स? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। सो स्ट्रेस is defined as, it is defined as कैसे डिफाइन किया आपने इसको? इट इज डिफाइंड एज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, राइट? तो डेफिनेटली you can define stress as internal restoring force upon area. अब if you think practically, ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स क्या था? इंटरनल था। इंटरनल था मतलब किसमें था? एटम और एटम में। हम मेजर नहीं कर सकते। कैसे मेजर करोगे? कैन यू गो इनसाइड? नो, लेट मी मेजर हाउ मच इज द फोर्स। यू कैन नॉट डू दैट। तो मेजर तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता है ये फोर्स क्या करता है? शेप को रिगेन करता है, डायमेंशंस को। मतलब जितना एक्सटर्नल फोर्स था, जितना बिगाड़ने वाला फोर्स था, डिफॉर्मिंग फोर्स था, उतना ही होगा इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। तो हमको ये तो पता है कि एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स एंड इंटरनल डिफॉर्मिंग फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो आप लिख सकते हो ऐसा,
but external deforming force is equal in magnitude but opposite in direction to that of internal restoring force. आप ऐसा भी बोल सकते हो, but internal restoring force and external deforming force are equal in magnitude but opposite in direction. ठीक है, सही है, एक ही बात है, internal restoring force. And that is why ये जो internal restoring force लिखा है, आप इसकी जगह पर लिख सकते हो external deforming force, क्योंकि हम इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स मेजर नहीं कर सकते, तो हम क्या मेजर कर सकते हैं? एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स. तो हम एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स मेजर कर सकते हैं. दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग इट इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स. और वैसे भी इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. देन क्योंकि ये फोर्स अपॉन एरिया है, तो इसका एसआई यूनिट क्या आएगा? एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स इज न्यूटन, एरिया इज मीटर स्क्वायर. लेकिन आपको पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और एक चीज का डायमेंशन आता है, यूनिट्स आता है, प्रेशर. तो ये एक ऐसा क्वांटिटी है जो प्रेशर जैसा है, प्रेशर नहीं. इट इज लाइक प्रेशर. इट हैज द सेम डायमेंशंस एंड सेम यूनिट्स ऑफ प्रेशर. तो इसके डायमेंशंस क्या आएंगे? डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस आर, वेट अ मिनट, फोर्स पता है, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन m1 l1 t - 2 अपॉन एरिया क्या होता है? l2 होता है ना, l2 होता है ना. हाँ, तो ये ऊपर जाएगा तो -2, और ऊपर ऑलरेडी क्या था? 1 में से 2 गया तो -1 आ गया. डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस आर m1 l-1 t-2. क्लियर है यहां तक? तो स्ट्रेस, अब द आइडिया हियर वाज कि हम लोगों को इलास्टिक प्रॉपर्टीज का स्टडी करना है. तो इलास्टिक प्रॉपर्टीज का स्टडी यू कैन डू. जैसे हमको इलेक्ट्रिकल कंडक्ट, याद है ना, इलेक्ट्रिक करंट का स्टडी करना था, तो हमने दो पैरामीटर्स डिफाइन किए थे, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी. कंडक्टिविटी हाई मतलब गुड कंडक्टर, रेजिस्टिविटी हाई मतलब बैड कंडक्टर. तो वैसे ही आपको जब इलास्टिक प्रॉपर्टी का स्टडी करना है तो आप स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये दो नए पैरामीटर डिफाइन करते हो, जिसमें स्ट्रेस है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, बट यू कैन नॉट डायरेक्टली मेजर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, बट यू नो कि इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स उतना ही होगा जितना एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है. तो यू कैन से स्ट्रेस इज एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया, राइट? तो SI unit is Newton per meter square and dimensions are m1 l-1 t-2. Good. So that is it for today. Details of stress in the next session.